हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीकैप 2025 साइंस एंड टेक के करंट अफेयर करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो है कि नॉन साइंस वाले जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है साइंस से, उनके लिए हम जो है बहुत आसान बना दें। और साइंस वालों को तो डेफिनेटली वो समझ आएगा, लेकिन नॉन साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको भी ज़रूर समझ आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने नोट्स साथ में प्रिपेयर कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले जो टॉपिक है उसकी बात करें, दैट इज़ क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसरो ने रिसेंटली यहाँ पे लोबिया सीड, ठीक है, कॉपी उसका ग्रो करने की कोशिश की। कहाँ पे? स्पेस में। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री ट्रैक कर लेते हैं। देखो, कोई भी जब हम सीड जो है, सीड को हम स्पेस में भेजना चाहते हैं, भाई ऐसा क्यों? रीज़न क्या है कि देखो, अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब अर्थ के अराउंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड, और हमें जहाँ तक पता है वो क्या है कि जो सन है, सन से जो है चार्ज पार्टिकल आते हैं, वो चार्ज पार्टिकल जो है हमें नुकसान कर सकते हैं। मतलब अगर वो चार्ज पार्टिकल मेरे ऊपर कंटिन्यूसली पड़ रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर वहाँ पे कैंसर हो जाए। तो लेकिन हमारा जो प्रोटेक्शन है दैट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इधर मूव करते हैं, देन यहाँ पे हमें ऑरोरास देखने को मिलते हैं। चलो, अब यहाँ पे क्या है, ये वाली कंडीशन को क्या मैं मान रहा हूँ? हार्श कंडीशन है भाई, यहाँ खतरनाक है काम, ठीक है। अब क्या अर्थ के ऊपर भी कुछ हार्श कंडीशन है? चलो देखते हैं। अर्थ के ऊपर भी आपको पता है बहुत से एरियाज हैं। एरियाज कौन से हैं? जहाँ पे ड्रॉट है, ठीक है, ड्रॉट है। और फ्यूचर के अंदर आने वाले अगर आप देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे भी खतरनाक काम है। अब यहाँ पे क्या कोई सीड सर्वाइव कर सकता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे क्रॉप फ्यूचर के अंदर ग्रो करनी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर मुझे ग्रो करनी है तो मुझे ऐसे ही एरिया के अंदर भी वो सर्वाइव करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम ये मानते हैं कि कोई एरिया जो है यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट था, ठीक है, जैसे सहारा का बोला जाता है अपने राजस्थान के अंदर भी। तो अब यहाँ पे नॉर्मल है। विद द टाइम क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, बारिश होनी कम होगी, ड्रॉट हो गया। अब ड्रॉट के अंदर ये वाले प्लांट जो है वो खत्म हो गए, ठीक है। इनमें से कुछ जो है वो सर्वाइव किए, तो हमें दिखता है कि उनके जो स्पाइक्स हैं, मतलब उन्होंने लीव अपने जो है बिल्कुल है ना, जैसे थॉर्न होता है, कांटा होता है, वैसे कर दिए, ताकि फोटोसिंथेसिस वहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है, जिससे क्या है, ट्रांसपीरेशन, पानी बाहर जाता है, उसको कम करने के लिए उन्होंने अपने जो फोटोसिंथेसिस है थ्रू स्टेम करने लगे। तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से वो सर्वाइव किए। दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। अब ये जो चेंजेस हो रही हैं, इट मीन्स के कैसे हो रही हैं, उनके जो जीन है, ठीक है, उसके अंदर या कुछ चेंजेस हुई होंगी। जीन मतलब डीएनए। तो मतलब यहाँ पे मुझे एक सिंपल चीज़ समझ आ रही है कि अगर कोई प्लांट है वो अपने डीएनए के अंदर कुछ चेंज करता है, तो अल्टीमेटली उसके चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। हो सकता है ना भी करे, लेकिन उसको रिक्वायर्ड चेंजेस करनी पड़ेगी। जैसे पीपल और बनियन ट्री है, ये सालों साल कैसे चल रहे हैं, इनके डीएनए के अंदर जो चेंजेस हुई, हमने इसका जीनोम सीक्वेंसिंग की, हमें फिर पता चला। तो हमें यहाँ पे ये है कि अगर किसी क्रॉप को यहाँ पे सर्वाइव करना है तो उसके अंदर कुछ मेजर म्यूटेशंस होनी चाहिए, जिसको हम चेंजेस बोलते हैं, दैट इज म्यूटेशन होनी चाहिए। अब म्यूटेशन हो सकता है हार्मफुल हो, वो सर्वाइव ना करे, हो सकता है वो पॉजिटिव हो जिससे वो सर्वाइव कर जाए। ये पॉजिटिव वाली म्यूटेशन ने ना हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। यही हम स्पेस में करते हैं। स्पेस में क्या करते हैं, स्पेस में चले जाते हैं कि सीड को स्पेस में लेके जाते हैं। यहाँ पे हार्श कंडीशंस है, ठीक है, और आपको मिलेगी यहाँ पे क्या है, चार्ज पार्टिकल भी। अब यहाँ पे अगर ये जो सीड है जर्मिनेट हो जाता है, तो मतलब हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर गया। मे बी इसके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन वहाँ पे हो जाए जिसकी वजह से सर्वाइव कर गया। अगर मान लीजिए नहीं हो पाती, फिर तो ख़त्म ही हो गया। अगर ये सर्वाइव कर गया तो हम इसको अर्थ के ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे जो है देखेंगे इसमें क्या चेंजेस हुई, और इसको ऐसे एरिया में जहाँ पे ड्रॉट है या कुछ हार्श कंडीशंस है वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ये है टोटल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे इसरो ने क्या किया, इसरो कहता कि भाई ऐसी बात है कि मैं जब कोई मिशन लेके जाता हूँ, PSLV में मान लो मिशन लेके गया, उसमें 4 स्टेजेस है, ठीक है। ये मान लीजिए PSLV है, तो क्या है, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली बर्नआउट होगी, हट जाएगी, दूसरी बर्नआउट होगी, हट जाएगी, तीसरी, और ये है सैटेलाइट। तो जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो लास्ट जो स्टेज है वो हमारे पास जो 4th स्टेज है वो बच जाती है। इन्होंने क्या किया, इसी के अंदर जो है जो लोबिया सीड रखती है। अब ये सीड तो यहाँ पे पड़े, लेकिन यहाँ पे लाइट वगैरह भी दे दी, आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, सारी वैसी कंडीशन कर दी ग्रीन हाउस टाइप कि जैसी जो अर्थ के ऊपर मिलती है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे है माइक्रोग्रेविटी, ठीक है, आपको फील नहीं होती, राइट।
जैसे हम देखते हैं ना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों? वो ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स अर्थ है, लेकिन वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा। बस इतना समझो कि वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी है। माइक्रोग्रेविटी के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए अर्थ के ऊपर तो ग्रेविटी है, आप पेड़ पौधों को क्या करते हो, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लांट लगाया हुआ आपने, है ना, पॉट में, आप पानी डालते हो तो पानी नीचे को जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे को। वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सीड क्यों सिलेक्ट किया गया? बिकॉज इसके अंदर जो जर्मिनेशन टाइम है वो बहुत ही कम है, ठीक है, जर्मिनेशन टाइम इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इसीलिए जो है इसको सिलेक्ट किया गया। अब फोर्थ स्टेज आप सोचो कि वैसे भी तो वेस्ट जा रही है, तो इन्होंने इसी का बेनिफिट उठाया। ये फोर्थ मिशन है, ठीक है। अब ये फोर्थ स्टेज को हम क्या बोलते हैं? POEM, और ये फोर्थ मिशन है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज POEM 4, ठीक है। क्रॉप्स क्यों हमें स्पेस में ग्रो करनी है, ऐसा क्या मन में आ रहा है? रीज़न ये है कि फ्यूचर में हम कहते हैं मून पे जाएंगे, फ्यूचर में हम कहते हैं कि मार्स पे जाएंगे, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे परमानेंट। वहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी मुझे भूख लगी है तो चलो, जैसे हम मंडी से जाते हैं कोई सामान लेने के, भाई ले आओ, वो बहुत दूर है, ठीक है, 300-350 किलोमीटर होगा। तो फिर क्या है, फिर वहाँ पे हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल सिस्टम बनाएं। सस्टेनेबल सिस्टम मतलब अगर मुझे ऐसे प्लांट्स मिल जाएं जो मैं ग्रो कर पाऊँ, ठीक है, वहीं पे, तो वो क्या होगा, हम CO2 रिलीज करेंगे, वो कहेगा मुझे दे दो, मैं ग्रो करता हूँ। वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, हम कहेंगे हमें दे दो है ना, देखो कितना अच्छा सिस्टम। हमारा जो वेस्ट है वो कहेगा मुझे दे दो, क्यों? क्योंकि उसके लिए फर्टिलाइजर है, ठीक है। उसके जो फ्रूट है हम कहेंगे हमें दे दो, हम उसको खा लेंगे, तभी जाके एक सस्टेनेबल सिस्टम बनेगा। तो मतलब हमें बार बार इधर अर्थ से नहीं, जैसे मान लो विटामिन ले गए आप, विटामिन तो डिग्रेड हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ। आई होप कि आपको मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो सारे मैंने इकट्ठे करके दे दिए। चाइना ये काम बहुत करता है, ठीक है। चलो हमने क्या किया देखते हैं। इसरो ने जो है इसको ग्रो किया, मिनी ग्रीन हाउस बना दिया। वहाँ पे क्या ग्रेविटेशन बहुत कम है, तो जिसको माइक्रोग्रेविटी बोलते हैं। माइक्रोग्रेविटी इज नॉट जीरो ग्रेविटी बट नियर जीरो ग्रेविटी, ओके। LED वगैरह ये सब कुछ सारा तामझाम इन्होंने बीच में लगाया। अगर हम यहाँ पे देखें, और इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया। क्यों ग्रो करना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया। चैलेंजेस क्या है? माइक्रोग्रेविटी इज वेरी बिग चैलेंज, वी कैन से। लेवल ऑफ रेडिएशन जो मैंने आपको बोला, सोलर रेडिएशन, अगेन अनदर चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह से सनलाइट आपको नहीं मिलेगी, सनलाइट इज ऑल्सो स्कार्स, राइट। देन और हम क्या करेंगे, क्यों ग्रो करना? जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उन्होंने एक अलग ही बनाया हुआ अपना, कि ये यहाँ पे हम फ्रूट ये अपना प्लांट वगैरह को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम वेजी बोलते हैं। अब देखो वहाँ पे कैसा होगा, एक तो अगर मान लीजिए हाइड्रोपोनिक है, मतलब पानी के अंदर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो हमें उसको पानी को इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि एरोपोनिक्स भी है, कि मतलब जड़ें उसकी जो हवा के अंदर ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कौन कौन से आइडियल हैं अगर देखें हम, तो लेटेस्ट है स्पिनच है, ये हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रेंट है, वो हमारा उसको प्रेफर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी उधर हम जाके बर्गर का पेड़ लगा दें, वो बाहर छखाएं ऐसे निकल जाए है ना। मतलब ऐसा होगा कि जो हमें फूड दे वही को, उसी को तो ग्रो करेंगे, झाड़ियाँ थोड़ी लगाएंगे वहाँ पे, है ना। चलो क्रॉप्स क्या है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी, ओके। मिशन स्कॉट, देखिए इंडियन स्पेस स्टार्टअप है दिगंतरा, ठीक है, उसका है। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली उसकी काफ़ी तारीफ की। पता क्या है, इंटरनेशनल अगर हम देखें तो हम बहुत से सैटेलाइट, ये अर्थ अपनी, तो बहुत हम सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन स्पेस के अंदर तो ऑलरेडी बहुत से ऑब्जेक्ट हैं, कुछ टूट गए, है ना, कुछ सैटेलाइट भी हैं। तो आपको अवेयरनेस जो है, स्पेस सिचुएशन क्या है, कितने सैटेलाइट हैं, क्या है, ठीक है, सब कुछ इनको बोलते हैं रेजिडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेस ऑब्जेक्ट जो है RSO, ठीक है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर से नीचे भी वहां तक ट्रैक कर लेगा। ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर के अंदर यही होने वाला है कि आपको स्पेस के अंदर इतना डेब्रीज मिलेगा, ठीक है, और इतने वर्किंग सैटेलाइट, ये स्टारलिंक आ गया, इसने तो झड़ी लगा दी सैटेलाइट की, तो इतने सैटेलाइट होंगे, तो आपको लॉन्च करना भी जो है उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। उसके अलावा हमारा लाइट पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि ये 300-350 किलोमीटर और ऊपर स्पेस के अंदर है, तो वहाँ पे आपको रात को अच्छी तरह अंधेरा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अब यहाँ पे बात करें आइंस्टाइन रिंग, ओके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की टेलीस्कोप है, उसने एक आइंस्टाइन रिंग, रेयर रिंग जो है, जिसको आइंस्टाइन रिंग बोलते हैं, वो अभी मतलब ढूंढा है, डिस्कवर की है, राइट। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है, आइंस्टाइन रिंग क्या होता है, चलिए अब यहाँ पे इसको आसानी से समझते हैं। यहाँ पे इमेज है एक, ठीक है।
इमेज से पहले हम थोड़ा सा अपनी कलाकारी करेंगे। जैसे मान लो आप अर्थ पे हो, तो आप अर्थ से इधर आप टेलीस्कोप लगाया, आप देख रहे हो कुछ, यहाँ पे कोई लेट्स से कोई गैलेक्सी है, ठीक है, तो जो है जो बहुत दूर है, ठीक है, उसके आगे भी है कुछ, तो आपको ये वाली गैलेक्सी दिख नहीं रही, मतलब आप सामने देख रहे हो, आपके आगे एक ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे कोई, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट है, आपको थोड़ी ना दिखेगा। तो क्या होगा, यहाँ से लाइट जो है इस तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इधर से आगे नहीं जा पाएगी, यहाँ पे इस तरफ ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे लाइट बेंड करके यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे लाइट बेंड करके आ जाती है। जैसे आप एक गिलास में पानी लो और एक आप पेंसिल वगैरह ऐसे डाल दो, तो आपको पता लगेगा कि उसकी अपरेंट पोजीशन है, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है आपको अलग दिख रही है, ठीक है, बेंड हो जाती है। लाइट वहाँ से नीचे से आ रही है तो बेंड होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, डेंस से जो है अपना रेयर, राइट। अब यहाँ पे बात करें तो लाइट जो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी लाइट को बेंड करती है। अब ये बेंड होगी तो हमें ये वाली जो गैलेक्सी है वो कहाँ पे दिखेगी, यहाँ से ले जाओ तो आपको यहाँ पे दिख सकती है, ठीक है, यहाँ पे ले जाओ तो यहाँ पे, तो हमें हिडन ऑब्जेक्ट भी दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, और मैग्नीफाइड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम एक यूनिक पोजीशन पे पहुंचे तो यहाँ पे हमें ये लाइट है ना का पूरा रिंग दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन रिंग, बस यही फर्क है, ठीक है। तो उसी का एक वो है आगे का। अब यहाँ पे देखो, ये है आपको लाइट बेंड हो रही है, और आपको जो है यहाँ पे इधर ये चीज़ें दिख रही हैं, राइट। और यहाँ पे हम बात करें तो आइंस्टाइन रिंग जो है हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है जी। आइंस्टाइन रिंग, इसके बारे में देखते हैं। लाइट अराउंड द डार्क मैटर गैलेक्सी या क्लस्टर, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यही तो हमने पढ़ा। अब देखो, आप समझो कि हमने स्पेस में बोला कि यार ये जो स्पेस के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा मैटर है, हिडन मैटर, जिसको हम बोलते हैं डार्क मैटर, ठीक है। मतलब डार्क मैटर है तो मतलब मास है, तो ग्रेविटी होगी इसकी। तो अगर मान लीजिए कहीं से ऐसे लाइट बेंड हो रही है और यहाँ पे कुछ मास है, तो हम समझ सकते हैं इसमें कुछ पोर्शन में भी डार्क मैटर हो, तो इसका भी एक एविडेंस हमें मिलता है डार्क मैटर का, ठीक है। चलो ये देखो, इन्वेस्टिगेट डार्क मैटर, है ना, वही बात जो हम बोल रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, एस्ट्रॉइड 2024 YR4, ये क्या है। एस्ट्रॉइड देखो बड़े हमें तंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये कभी भी हमारी अर्थ के पास आ जा रहे हैं, और अगर यहाँ पे गिरे तो जहाँ पे गिरे वहाँ पे तो गिरे, ठीक है, वहाँ पे तो कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना हुआ, क्लाउड कितने बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ये इसमें क्या कि हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे आप जैसे बॉल गिरती है या कुछ ऐसे खड्डा हो जाएगा बस, ठीक है, नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आपको डायनासोर का याद होगा, उसमें भी ऐसा हुआ, ठीक है, जब गिरा वो एस्ट्रॉइड का पोर्शन, ऐसा माना जाता है, तो ठीक है, एविडेंस भी इनफैक्ट हमें मिले। तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा, जब आसमान के अंदर आपको सनलाइट नहीं प्रॉपर मिलेगी तो प्लांट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये एक लॉन्ग चेन थी, ऐसा नहीं कि ऐसे गिरा और डायनासोर करता ये लो मैं मर गया। ऐसे नहीं, थोड़ा इम्पैक्ट होते 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 बहुत बड़ा चेंज हो गया, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ये एस्ट्रॉइड हमारे पास आ रहा है और 2032 के आसपास जाके हो सकता है कि अर्थ के साथ क्रैश करे, इसके चांसेस हैं। अब ये हम कैसे तय करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एस्ट्रॉइड का पहले साइज देखते हैं, भाई कितना बड़ा है, कि अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़ा है तो ब्राइटनेस उस ऑब्जेक्ट की कैसी होगी, ब्राइटर होगा, बिगर होगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ ब्राइट है तो उसका साइज बड़ा होगा, तो हम पता लग जाएगा बड़ा एस्ट्रॉइड है भाई, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। नासा ने एक डार्ट मिशन चलाया, डार्ट मिशन के अंदर क्या है कि हम एस्ट्रॉइड को थोड़ा सा उसका ऑर्बिट को टिल्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि कोई मान लीजिए मटेरियल अलग अलग हो सकता है, तो एस्ट्रॉइड जो है डार्क कलर का है, तो फिर आप क्या करोगे, ब्राइटनेस उसमें है नहीं, तो ब्राइटनेस इतनी नहीं है, तो आप तो धोखा खा जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी ऐसा नहीं कि ब्राइटनेस के बेस के ऊपर आप 100% कह सकते हो एस्ट्रॉइड का साइज क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्केल है, टोरिनो स्केल, उसके ऊपर जो है हम ये देखते हैं कि भाई ये एस्ट्रॉइड खतरनाक है नहीं। अगर देखोगे तो ये जो है 3 ऑन आ 0 स्केल जो है 0 to 10 स्केल है, उसमें 3 नंबर इसको मिले हैं। अब यहाँ पे स्केल को भी देख लो, टोरिनो स्केल, आप यूपीएससी सीधा पूछेगा किससे रिलेटेड है, फटाफट आपने जवाब देना है। अब यहाँ पे देखो 0 का मतलब है अगर इस स्केल पे 0 आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मौजा ही मौजा है। अगर यहाँ पे आ जाता है 1 तब भी नज़ारे, 2 3 यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन देने की जरूरत है, यहाँ पे 5 6 7 तक जाके ये थ्रेटनिंग जोन हो जाता है, देन सर्टेन कोलिजन के कोलिजन होगा ही होगा 8 9 10,
ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह स्केल है। यूपीएससी आपसे स्केल नहीं पूछेगा कि 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है, वो ये बोलेगा टोरिनो स्केल सीन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो वहां पे आपको आंसर देना है। ओके, सुपरमैसिव ब्लैक होल, हम ये मानते हैं भाई कुछ ब्लैक होल तो बहुत बड़े। अगर मैं ब्लैक होल की यहाँ पे कहानी के पास लेके चलता हूँ, पहले यहाँ पे चलते हैं, इसको छोड़ दो अभी, यहाँ पे देखो। ठीक है, ब्लैक होल क्या है, पहले एक जनरल चीज समझो कि हम ये कहते हैं कि जैसे हम स्टार की बात करते हैं, मान लीजिए ये स्टार है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़रा मैसिव स्टार है। अब ये डेड हो गया और इसकी जो स्टेजेस पार होगी और ये यहाँ पे ऐसे छोटा सा बन गया। इट मीन्स कि जो इसका रेडियस कम हुआ है और वहाँ पे जो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर रेडियस कम है मास वैसा ही है तो इसकी ग्रेविटी बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी होती है। ये ब्लैक होल को बोलते हैं स्टेलर, कि भाई जो स्टार है उसकी डेथ के बाद बना। ठीक है, लेकिन क्या ब्लैक होल वैसे यही है? नहीं, ब्लैक होल और भी है। हम ये कहते हैं कि जब यूनिवर्स बना, ठीक है, तब भी कुछ मास जो बहुत ही स्मॉल हो गया तो उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा फॉर्मूला लगाएं तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, रेडियस इनवर्स है, तो मतलब अगर रेडियस उसका कम हो रहा है, मास बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जब यूनिवर्स बना उस टाइम पे भी कुछ छोटे छोटे हम बोल रहे हैं ब्लैक होल है। इसको हमने क्या बोला? प्राइमोर्डियल। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन बस हमने क्लासीफाई किया। जो स्टार से बन रहे हैं हम बोलते हैं स्टेलर है भाई। और अगर हम थोड़ा सा और जाएं तो हम ये कहते हैं कि कोई गैलेक्सी है, उसके सेंटर के अंदर भी ब्लैक होल है, उसको बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब इसके साइज के हिसाब से कितना मैसिव है क्या है, वो हमने इसकी एक कैटेगराइजेशन कर दी। हमने बोला सबसे पहले प्राइमोर्डियल छोटा है, ठीक है, फिर आ गया स्टेलर, उसके बाद सुपर मैसिव। लेकिन सुपर मैसिव का जो मास है बहुत ज़्यादा है और बाकियों का बहुत कम, तो बीच में गैप आ गया, तो बीच वाला ब्लैक होल नहीं मिल रहा। तो वही बेसिकली रिसेंटली इन्होंने ढूंढा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मिडिल वेट ब्लैक होल। इसका क्या है कि भाई अब हमारी कैटेगरी पूरी होगी। मतलब ये समझो कि एक का वेट था 5 kg, एक का वेट था 10 kg, ठीक है, उसके बाद सीधा 30 kg, तो बीच में कुछ होना चाहिए, वही हमने ढूंढा है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? प्राइमोर्डियल स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या? साइज ऑफ एटम, मास उसका माउंटेन जितना है भाई, ये हल्का फुल्का काम नहीं है। ठीक है, कोई एविडेंस हमारे पास है नहीं, बिग बैंग के बाद बने। फिर कौन सा आ गया? स्टेलर। स्टेलर देखो 5 to 100 टाइम्स मास ऑफ सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 20 टाइम्स मास ऑफ सन। उसके अलावा फॉर्मेशन, कोलैप्स ऑफ स्टार, ये मैंने आपको बता दिया, अगेन इनडायरेक्ट हमारे पास एविडेंस है। इसके बाद जो है ये हमने ढूंढा है। अब सोचो ये है ही नहीं तो क्या होगा? सुपर मैसिव आ गया भाई, बहुत ज़्यादा मैसिव, समझ रहे हो? तो मतलब ये है कि जैसे मान लो बच्चों के बीच में जो गैप होता है, पहला बच्चा जो है मान लीजिए 2000 में हुआ, दूसरा बच्चा 2002 में हो गया, तीसरा बच्चा 2004 में हो गया। अच्छा गैप, ठीक है, थोड़ा सा रखा, फिर एक बच्चा फिर एक बच्चा, अब देखो 3 हो गए, अब चौथा बच्चा भी कर लिया, वो है 2012 के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेजर गैप, जिन्होंने कोई सोचा होगा क्या बस करें या एक और, तो ये मतलब हमें गैप है। सिमिलरली गैप है कि भाई यहाँ पे क्या है कि मास के हिसाब से तो ठीक था। अब सोचो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, हमारे पास क्या? स्टेलर, ये 5 to 100 टाइम्स मास ऑफ सन है, उसके बाद बीच में गैप, ठीक है, और सीधा ये आ गया, ठीक है, सुपर मैसिव। तो हमने फिर ये वाला जो है उसको पूरा किया कि भाई हाँ यहाँ पे भी है 100 to 1 लाख सोलर मास, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पे भी एविडेंस अभी ग्रो कर रहे हैं, बट कुछ खास नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस है। सेजिटेरियस ये है, मिल्की वे के अंदर, देन BH मेजियर 87, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि भाई हमने ये ढूंढ लिया और ये थोड़ा सा इसको पूरा किया है। अब यहाँ पे जो पिछली न्यूज़ थी उसके ऊपर चलता हूँ, दैट इज सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में। यहाँ पे 2 टर्म डिस्कस किए हैं इस न्यूज़ ने, वन इज एडिंगटन लिमिट एंड देन अनदर वन इज सुपर एडिंगटन लिमिट। ये दोनों क्या? देखो, कोई भी अगर मैं बोलूँ ब्लैक होल कैसे ग्रो करता है, हम कैसे ग्रो किए? हम छोटे से थे, उसके बाद खाना पीना स्टार्ट किया, खाते गए, तो वही अकमुलेशन है, फूड की कमुलेशन ही है, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, उसमें भी तो कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, तो इट मीन्स कि उनकी कमुलेशन है। सो ये कहते हैं कि यार ब्लैक होल भी ऐसे ही है, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, ये कहते हैं आंधे, ठीक है, जो भी चीज़ है, तो ये चीज़ों को खाते हैं, देन ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? ड्यू टू हाई ग्रेविटी। अब यहाँ पे ये ब्लैक होल है तो उसका मान लीजिए एक रीजन है, ठीक है, ये रीजन होता है, कोई लाइन नहीं है, ये रीजन है। मान लीजिए यहाँ से कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे इसको क्रॉस किया तो वो वापस नहीं आएगी, दिस इज कॉल्ड एज इवेंट हॉरिजन, ठीक है। अब जैसे होता है ना मूवियों के अंदर के ठाकुर की हवेली के अंदर कोई घुस गया, तो वो आया तो अपनी मर्जी से, जाएगा किसकी मर्जी से? ठाकुर की, ठीक है, हो सकता जाए भी ना
तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर लाइट भी आ गई तो वो भी इसको पार नहीं कर सकती, राइट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ब्लैक होल है, कोई चीज़ों को ऐसे खा रहा है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। जब यहाँ पे एक्रीशन डिस्क बोलते हैं उसको, अंदर मास आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म एक्सरे, ठीक है, एक्सरेज की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो मतलब यहाँ पे दो प्रेशर लग रहे हैं, वन प्रेशर इज के मास अंदर जा रहा है, अनदर प्रेशर इज के जो रेडिएशन है वो बाहर आने का सोच रही है, ठीक है। अब जैसे हम खाते हैं, अंदर गया सामान, खाए, अब मान लीजिए अंदर से बिल्डअप हो गया प्रेशर और बाहर को आ रहा है, अब इधर से बाहर को आ रहा है तो अंदर कैसे खाए, समझ रहे हो। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक बैलेंस बन जाता है, ना ये अंदर जा रहा है ना वो बाहर आ रहा है। तो ऐसे ही ब्लैक होल पे वो कहते हैं कितना खाएगा, हम कितना खाएंगे, मान लीजिए हम खा रहे हैं, अब अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहा है बाहर जैसे है ना, बाहर को प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अब क्या है, एक बैलेंस बन जाएगा, ना अंदर वाला बाहर वाला अंदर जाएगा, ना अंदर वाला बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है धमाका, या तो ये बाहर या वो, ठीक है। तो सिमिलरली ब्लैक होल के समान अंदर आ रहा है तो खाई आ रहा है, बड़ा हो रहा है। देन यहाँ पे अंदर से प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर बिल्ड हो रहा है अंदर से बाहर को, एंड ग्रेविटी जो है बाहर से अंदर को लेके आ रही सामान। एक टाइम आता है ये जो है दोनों बैलेंस हो जाती है, ठीक है, कि मतलब बाहर अंदर से भी बाहर को प्रेशर लग रहा है, ग्रेविटी जो है अंदर को लग रही है, मतलब सामान अंदर को आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एडिंगटन लिमिट, ठीक है भाई, ये लिमिट है। मतलब आप सोचो कि आप जैसे मान लीजिए कुछ खा रहे हो, आपका अंदर से बिल्ड हो रहा है प्रेशर बाहर को, तो आप भी उस टाइम पे सोच सकते हो यार एडिंगटन लिमिट आ गई मेरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एडिंगटन लिमिट है, कहते हैं इस पॉइंट पे आके जो ब्लैक होल है वो स्टॉप कर जाता है, ब्लैक होल आगे ग्रो नहीं करता, ठीक है। लेकिन इनके मन में आ गया कि फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बने। मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हम चीज़ें खा रहे हैं और बाहर भी सामान आ रहा है, लेकिन एक टाइम आता है कि भाई बढ़ते बढ़ते हम सोचते हैं कि जब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर बैलेंस हो गया तो इंसान जो है उसका वेट उसके बाद बढ़ेगा नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो ऐसे 2 उंगल मारते हैं काम बाहर फिर खाना चालू, तो वो 1.5 200 kg के ऐसे नहीं होगी। तो फिर हम यहाँ पे भी सोच रहे हैं ब्लैक होल में कि यार जब इनका बैलेंस बन गया तो आगे नहीं खाएगा, बट फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बने। तो अब उन्होंने आइडिया ढूंढा, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हो सकता है ऐसा हो कि ब्लैक होल है और सामान अंदर आ रहा है, ठीक है, और अंदर से प्रेशर क्या लग रहा है बाहर को, ये है एडिंगटन लिमिट। वो कहते हैं कि अंदर वाला प्रेशर जो है या तो इधर ही मतलब अंदर इस तरह से हो गया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, या फिर ये एक होल से ऐसे बाहर को निकल गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है फर्दर ये और ज्यादा मास को कंज्यूम करता गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सुपर एडिंगटन लिमिट, ठीक है। यूपीएससी आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेगी, इतना मैंने पढ़ा दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग था तो हमने पढ़ लिया। आपसे वो पूछेगी एडिंगटन लिमिट किससे रिलेटेड, ब्लैक होल मटेरियल खा रहा है, बस इतना याद रख लोगे तब भी आपका आंसर निकल आएगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सुपर मैसिव की बात होगी, मेडल ये सब हो गया काम, और हम यहाँ पे चलते हैं ग्रेल मिशन। ग्रेल मिशन क्या है, ठीक है, नासा का ग्रेल मिशन है। पहली बात हमने याद कर ली, हमारे 2 मार्क्स यहीं पे पक्के हो सकते हैं अगर एग्जामिनर हल्का है। हल्के का मतलब ये नहीं होता कि उसका वेट कम है, हल्के का मतलब होता है कि वो सीधा ऊपर से डाल दे, काम सेट है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको चाहा कि हम थोड़ा सा और इसमें डालते हैं, डीप जाते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे पहले ये समझ लो कि आप ज्योग्राफी का ये टॉपिक काफ़ी रिलेट करता है कि जो मून है उसका हम एक ही फेस देखते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये अर्थ इस तरह से रोटेट हो रही है और मून जो है इस तरह से ही चल रहा है, तो हमें बस उसका वही फेस दिखता है। ये कैसे, हम यहाँ पे एक एनिमेशन भी है, ये देखो मून का यही फेस हमें जो है दिख रहा है, ठीक है, ये वाला यही फेस देखो, पूरे चक्कर के दौरान जो है हमें सेम फेस दिखता है, ठीक है। मून का अगर हम यहाँ पे देखें तो अर्थ से जो है मून एक ही साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो साइड हमें दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज नियर साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से। सो बेसिकली मून की 2 साइड है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अर्थ है तो एक तो हमें दिख रही है हर टाइम, दैट इज कॉल्ड एज नियर साइड, दूसरी बाहर वाली जो है उसको फार साइड बोलते हैं, ठीक है। चाइना ने इधर भी मिशन लॉन्च किया, ओके। अब ये कहता है कि इस मिशन ने, ग्रेल मिशन ने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। पहले तो वो कहता है कि टाइडल डिफॉर्मेशन, देखो इसका सिंपल है कि एक तो भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट है,
अब यहाँ पे देखो, अर्थ की ग्रेविटी किसको खींचेगी? अर्थ की ग्रेविटी एक ही साइड को खींच रही है, यहाँ पे भी वही साइड यहाँ पे है, हमें उसको खींच रही है, वही साइड यहाँ पे है, उसको खींच रही है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो मतलब ग्रेविटी भी जब पास आएगा तो ज़्यादा लगेगी, दूर जाएगा कम लगेगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, एक ही पॉइंट को जो है ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है। जैसे टाइड्स बनते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, मून सन इनकी ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पे क्या है कि ये वो बोल रहा है कि जो नियर साइड है, ठीक है, वो जो नियर साइड है वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। क्यों स्ट्रेस्ड है भाई? क्योंकि उसी के ऊपर तो प्रेशर लग रहा है। अगर आप किसी को ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते रहोगे तो इसी साइड पे प्रेशर लग रहा है, समझ रहे हो? सो वो कह रहा है कि जो नियर साइड है उसके ऊपर ग्रेविटी, उसका इलिप्टिकल, तो वहीं पे जरा चेंजेस, क्योंकि फेस ही ऐसा है, वो हमें ही देखी जा रहा है, इतना उसको हमारे से मोह है, ठीक है। तो यहां पे नियर साइड इज मोर स्ट्रेस्ड। सेकेंड, वो कहता है कि नियर साइड के अंदर क्या है, इट इज मोर हॉटर, यहां पे वॉल्केनो इरप्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फार साइड, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहां पे देखें, एक और उसने पॉइंट बोला कि नियर साइड के अंदर जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू फार साइड। ये कुछ उसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, तो मतलब थिनर है तो मैग्मा नीचे से बाहर जल्दी आ जाएगा, वॉल्केनो इरप्शन ज्यादा है। यहां पे देख लेते हैं एक बार इसको भी। टाइडल डिफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, हीट डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे जो डार्क रीजन है उनको मेयर बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो मैंने दिखाई दिया आपको। देन क्रिस्टल थिकनेस की बात की, नियर साइड इज सिग्निफिकेंटली थिनर, ये हमने पॉइंट भी पढ़ा, ठीक है, ओके। एक्सियम फॉर्मेशन, ओके। देखिए, जब किसी से हमने कुछ सीखना हो तो जो हमें सिखाएगा कोई भी काम, तो वो क्या है, उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझ लो। मान लीजिए हमने ड्राइविंग सीखनी है, तो जो ड्राइवर होता है, ठीक है, वो जो सिखाता है, कार ड्राइविंग सिखाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो अपने हिसाब से इधर ब्रेक और ये सारा लगाने चालू कर देता है, ठीक है। तो वो उसके पास आइडिया है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने पहले गाड़ी चलाई हुई। हमने बोला कि हम एक गगनयान लेके जाएंगे, गगनयान के अंदर क्या 4-5 दिन ऊपर हम रहेंगे, उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे। तो ये परमानेंट स्पेस स्टेशन तो नहीं है। हमने बोला हमने 2030-35 तक जो है परमानेंट स्पेस स्टेशन बना देंगे, हम परमानेंट ही उधर रहेंगे, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि उसकी लाइफ भी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो हम बनाएंगे परमानेंट। अब परमानेंट तो बनाएंगे, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। जैसे गगनयान है, गगनयान के अंदर जाएंगे, अब वहां पे क्या है, आपको मिलेगी माइक्रोग्रेविटी, ठीक है। माइक्रोग्रेविटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब ऐसे मिल जाएगी। माइक्रोग्रेविटी एक फील है, फील इन द सेंस कि जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता ही देता हूँ जल्दी से। अर्थ है, अर्थ से आप कोई चीज फेंकोगे तो वो यहाँ पे गिर जाएगी। आपने और लगाया, अगेन फॉल टुवर्ड्स अर्थ, हर बार क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, और आपने लगाई स्पीड, फॉल टुवर्ड्स अर्थ, और लगाओगे फॉल टुवर्ड्स अर्थ, और लगाओगे फॉल टुवर्ड्स अर्थ। एक टाइम आएगा ये ऐसे ही घूमती रहेगी, ये ऑर्बिटल आपने वेलोसिटी इसको दे दी। इंटरनेशनल स्टेशन ऐसे ही घूम रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम ऊपर गए, एकदम से नीचे आते हैं, तो हमें फील होता है लाइटनेस, दैट लाइटनेस के भाई उस तरह का एक फीलिंग है। अर्थ के ऊपर भी जनरेट कर सकते हो आप, हवाई जहाज ऊपर लेके जाओ एकदम से, तो आपको जो है एक टाइम पे अंदर फ्लोटिंग की फील आएगी। दैट इज अगेन लिटिल बिट एक्सपीरियंस ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन अर्थ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यही है, मतलब अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ग्रेविटी लग रही है अर्थ, तभी तो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, लेकिन अंदर जो है वो फील आता है नियर जीरो ग्रेविटी का, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोग्रेविटी, समझ रहे हो। तो माइक्रोग्रेविटी जो है वो है, तो माइक्रोग्रेविटी के अंदर कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को करना है। बिकॉज हमारी बॉडी के ऊपर देखो, हम अर्थ के ऊपर खड़े, हमारा हार्ट जो है पंप करता है ब्लड, और नीचे को लग रही है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी उसको खींच रही, तो उसको मजदूरी की बहुत आदत पड़ गई है ना, कि भाई मसल स्ट्रांग होनी चाहिए तभी पंप होगा ब्लड, अदरवाइज नहीं। वहाँ पे चले गए आप, आपने 1-2 महीने लगा दिए, उसके बाद आपका हार्ट दिखेगा, ये तो भाई मेरे है ना, ये बाएं हाथ का कमाल है, राइट, ऐसे किया और काम हो गया, पिचकू किया, पूरा ब्लड ऐसे घुमा रहेगा। अब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो आप देखोगे जो एस्ट्रोनॉट है उनके मुंह सूज जाते हैं, ठीक है, पफीनेस हो जाती है, मून फेस। अब हार्ट भी आपका कमजोर हो गया, क्योंकि उसको तो आदत पड़ गई है। आप अगर कोई जिम जाता है आप में से, उसको पता है कि उसने 1-2 महीने नहीं जिम लगाया, तो जब पहली बार आते हो ऐसे से वेट लगाते हो तो आपके दर्द होती है। तो अब हार्ट कमजोर, अर्थ के ऊपर दोबारा एकदम से आप देखते हो एस्ट्रोनॉट को, ऐसे नहीं कि आ गया और चलो है ना चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता भाई। स्ट्रेचर के लेटा के थोड़ा सा उसको हैबिटेबल बनाया जाता है, देन वो पूरा रिकवर करता है।
तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हमें कोई पहले ऐसा बंदा हो जिसने एक्सपीरियंस किया हो तभी उसका फ़ायदा है। इसीलिए इसरो ने बोला कि हम ऐसा करेंगे, एक एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि वैसा ही माहौल है तो वो एक्सपीरियंस लेके आएगा। तो फिर जो है हमें थोड़ा सा हो जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने एक एक्सियम 4 मिशन भेजा। एक्सियम 4 बेसिकली एक एक्सियम स्पेस कंपनी है, ठीक है। इसका जो 4th मिशन आएगा, राइट, वहीं से इसका नाम आया। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कौन गया? शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने वहाँ पे जो है क्या किया ये भी बता देते हैं। एंड यहाँ पे एक और फैक्ट आप याद रखो, फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। सेकंड इंडियन अगेन टू ट्रेवल टू स्पेस, ठीक है, राकेश शर्मा के बाद, ठीक है। अगर आप हनुमान जी को, जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला था, उनको भी इंक्लूड करोगे तो फिर नंबर चेंज हो जाएगा, बट अदरवाइज जो हमारे अभी तक रिसेंट टाइम के अंदर यही है, ठीक है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है चलो देखते हैं। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या, अपॉर्चुनिटी या गगनयान मिशन, ये तो चलो बातें अच्छी हैं, मेंस के अंदर काम आती है, लेकिन इन्होंने वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट का में क्या है कि जैसे माइक्रो एल्गी एक्सपेरिमेंट है, कभी इसको जो है ग्रो करना, क्योंकि इसके अंदर फूड, ऑक्सीजन और ग्रो भी जल्दी हो जाती है, ये चेक किया। देन मायोजेनेसिस स्टडी कि भाई मसल वहाँ पे जाके जैसे करते हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, उसके ऊपर स्टडी की। मेथी को स्प्राउट है ना, मूंग सीड वगैरह, ये एक्सपेरिमेंट किए। टार्डीग्रेड्स जो है इनको वाटर बियर बोलते हैं भाई, ये सालों साल चल रहे हैं, ठीक है। इसको कहीं पे भी जाके ऐसे टिका देते हैं, वहाँ पे ही सर्वाइव कर जाता है, ये है, राइट। साइनोबैक्टीरिया, इसके ऊपर जो है माइक्रोग्रेविटी का क्या इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये भी अगेन एज ए गुड सोर्स ऑफ फूड वी कैन से, ठीक है। देन सीड का रेजिलियंस क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो सारा यहाँ पे इन्होंने किया। अब यहाँ पे क्या है, नैनोजाइम टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना, क्लॉट बन जाते हैं। अभी ये कोविड वाला जो वैक्सीन है, इसके ऊपर न्यूज़ आई कि भाई क्लॉटिंग बन रही है, क्लॉटिंग इंक्रीज होगी, है ना, तो हम घबरा गए। तो ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। देखिए अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि एक नैनोजाइम है, ठीक है, इससे क्या है क्लॉटिंग कम करेंगे। चलो कैसे करते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कि जैसे मान लीजिए कट लग गया, ब्लीडिंग हुई, तो उसको जो है वो बंद हो जाती है ना। हीमोफीलिया वगैरह के अंदर वो क्लॉटिंग फैक्टर कम होते हैं, तो वहाँ पे बंद नहीं होती, वहाँ पे आपको मेडिसिन लेनी है और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो नॉर्मल अगर बोलूँ कि जैसे कट लग गया वो सेट हो गया काम, है ना, दैट इज कॉल्ड एज हीमोस्टेसिस, राइट, ये टर्म है। अब यहाँ पे क्या है, देखो हमारा जो नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है नॉर्मली जो बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ रिएक्टिव मॉलिक्यूल बन जाते हैं। रिएक्टिव मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके यहाँ पे कुछ कंपाउंड बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करो मिल नहीं रहा, हाँ ठीक है, ROS, ओके, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यहाँ पे चलते हैं। तो ये आप यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ, बाद में वो लोग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ROS बनाता है ये नॉर्मल। अब यहाँ पे ROS क्या हो सकता है कि भाई थोड़ा सा बना, मॉडरेट, तो ओके, ठीक है। लेकिन अगर ये ROS हाई बन जाता है तो हमारी बॉडी में ये क्या करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, DNA को डैमेज कर सकता है, तो मतलब फिर हमारे लिए ये खतरनाक, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी की इंजरी होती है तो क्या होता है, प्लेटलेट बॉडी में रिलीज होती है और ये क्लॉटिंग कर देती है, तो मतलब प्लेटलेट जरूरी है, ठीक है। कुछ कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बोला कोविड वगैरह, या कुछ पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है, PTE बोलते हैं, तो मतलब कुछ डिजीज या कुछ कंडीशंस है जहाँ पे क्या होता है कि ये जो ROS है वो इंक्रीज कर जाता है। ROS ये वाला जब ये इंक्रीज करता है, मैंने आपको बोला जब ये बढ़ेगा यहाँ पे हाई देखो तो खतरनाक है, तो जब ये इंक्रीज करता है तो ये क्या करता है, प्लेटलेट का जो नंबर है वो बढ़ा देता है, उनको ओवर एक्टिव कर देता है बेसिकली। जब प्लेटलेट बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी क्लॉटिंग बढ़ जाएगी, तो क्लॉट बन जाएंगे, फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो नैनोजाइम क्या करेगा, नैनोजाइम बेसिकली इस ROS को कंट्रोल करेगा, भाई कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये हमारी बॉडी के लिए वैसे भी ठीक
ठीक है, जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो प्लेटलेट आपकी ओवर एक्टिव नहीं होगी, ओवर एक्टिव नहीं होगी तो क्लॉटिंग जो है आपकी होगी, एक्सेस क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमने नैनोजाइम बनाया। ओके, ये है देखो वही यहाँ पे इसका नाम है वनेडियम पेंटोक्साइड नैनोजाइम। ओके, एंड और क्या है, इंसेक्ट बेस्ड लाइवस्टॉक फीड। देखिए हम यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, ठीक है, कि भाई हम कहते हैं कि एनिमल है, एनिमल की जो हेल्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनिमल हेल्दी नहीं है तो हमें क्या देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दी, ठीक है, एंटीबायोटिक दोगे तो ये उनके गट में जाएगी, गट में उनके बैक्टीरिया, जैसे पहले उससे पहले ये समझो एएमआर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास तो चलो आप जाओगे नहीं, आप मान लीजिए फार्मासिस्ट के पास गए, आपने उसको बोला कि ऐसे मैं बीमार, आपने देखा होगा बहुत बार, आपने देखते हो कि वहाँ पे मेडिसिन लेने कोई ना कोई आया रहता है, स्पेशली लेबर वाले जब आते हैं, वो कहता है कि ऐसे इस तरह से बच्चा बीमार है, गला खराब है या कुछ है, कोल्ड हुआ है, तो वो क्या करता है, 2 आपको एंटीवायरल देगा, 2 एंटीबायोटिक देगा और वो कहेगा शाम तक ठीक हो जाएगा। ये तरीका गलत है, एंटीबायोटिक को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक का एक प्रॉपर कोर्स होता है। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने बोला कि 4 दिन आपको खानी है, 5 दिन खानी है या 3 दिन खानी है, तो आपको प्रॉपर उसी टाइम पे खानी है। अब मान लीजिए आपने 3 दिन खाई, आप होगे ठीक, आप बोलोगे 2 दिन छोड़ो, क्या खानी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एंटीबायोटिक ये आई, बैक्टीरिया आपने ये है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है उससे लड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने बीच में, जैसे मान लीजिए सुबह खाई, दोपहर को खाई, तो बैक्टीरिया कमज़ोर हो गए, रात को आपने खाई नहीं, भूल गए, सुबह फिर बैक्टीरिया थोड़े रिकवर होंगे। तो एक तो ये तरीका है, तो बैक्टीरिया धीरे धीरे रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहते हैं कि आने दे, जितनी एंटीबायोटिक आती आने दो। उसके बाद आपको उसके हाई लेवल की एंटीबायोटिक चाहिए। बैक्टीरिया इतने शैतान है कि वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे एंटीबायोटिक आ रही है तो एंटीबायोटिक अंदर घुसेगी, यहाँ पे अकमुलेट होगी, बैक्टीरिया खत्म करेगी, बैक्टीरिया इधर से आती है और इधर से बाहर निकाल देता है। ये भी उसके अंदर अडेप्टेशन है, वो जेनेटिक म्यूटेशन कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है। सो ये बैक्टीरिया जो है, जैसे मान लीजिए पोल्ट्री के अंदर क्या होता है कि एक छोटे से ऐसे पोल्ट्री के अंदर इन्होंने बहुत सी वो मुर्गियाँ रखती कि भाई इसको ग्रो करेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, यही तो आइडिया है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब छोटी है स्पेस, तो बीमार होने का ज़्यादा चांसेस है, बीमार होगी तो पैसा नहीं आएगा, तो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक पहले ही दे देते हैं इनको। अब एंटीबायोटिक पहले दे देते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जाती है। अब वही मुर्गी जो है इंसान खाता है तो वो उसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ सकता है, ठीक है। जब मैं माइक्रोबियल बोल रहा हूँ तो इट मीन्स के एवरीथिंग, तो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो। जब मैं एंटीबायोटिक बोलता हूँ दैट इज पर्टिकुलरली अगेंस्ट द बैक्टीरिया, है ना। अब यहाँ पे एनिमल को आपने एंटीबायोटिक दे दी, अब इनके गट में गई, भाई इनके गट में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे हमारे हैं, तो उनके अंदर रेजिस्टेंस आ सकता है, तो इनमें भी तो आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनकी रेजिस्टेंस आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए फीसिस है, जो गोबर है, ठीक है, या यूरिन है, उसके थ्रू जो है ये सॉइल के अंदर चला गया। अब ये सॉइल के अंदर चला गया तो वहाँ पे चांसेस है कि ह्यूमन जो है बहुत ही टच में रहते हैं उनकी बॉडी में चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या ये रेजिस्टेंस क्यों इतना खतरनाक है, भाई कल को ऐसे क्रिटिकल बीमारी होगी कि आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक की ज़रूरत बहुत पड़ती है, और जो लोग बार बार हॉस्पिटल में विजिट करते हैं उनको भी ये वहाँ से रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उनकी बॉडी में जा सकते हैं। तो अब मान लीजिए कल को चले गए, उसने पहली एंटीबायोटिक ट्राई किया, आप पे काम ही नहीं कर रही, स्पेशली अगर टीबी के केस में देखें तो वहाँ पे आपको फिर हायर लेवल की उसके बाद मिलती नहीं है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती नहीं, ठीक है, इंडिया ने पहले ही बनाई है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बनाती। वो कहते हैं कि यार ये थोड़े लोग खाएंगे उसके बाद रेजिस्टेंस हो गया तो ये खत्म है, पैसा नहीं आएगा, इसका फिर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए वो बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये बात होगी कि एनिमल को आपने एंटीबायोटिक दी तो उनके गट में ये प्रॉब्लम है, देन ये ह्यूमन के अंदर आ सकती है। तो हम चाहते हैं कि एनिमल क्या हो, एनिमल हेल्दी हो, अगर हेल्दी है तो फिर देने की जरूरत ही नहीं। अब हेल्दी के लिए क्या है कि इनको जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट दे देते हैं। हाई प्रोटीन डाइट जो है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी हमने बोला कि इंसेक्ट से। इंसेक्ट जो है वो हम एनिमल को खिलाएंगे, ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं ना यूएस के अंदर के भाई ब्लड मील है और ये नॉन वेज मिल्क है, तो यहाँ पे भी हम इंसेक्ट फीड करेंगे। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, है ना, आपको लगेगा सर ऐसे ही कह रहे हैं। देखो आईसीआर ने क्या बोला, स्ट्रेंथनिंग द अडॉप्शन ऑफ इंसेक्ट बेस्ड फीड, मतलब उसी टाइम पे जब हम यूएस वाला वो नॉन वेज मिल्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो अपना हाल भी ऐसे। ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं कुछ फैक्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा चार्ट बना हुआ है क्योंकि प्री के अंदर पूछन जाएगा, लेकिन हम समझ गए तो मोर देन सफिशिएंट है। अब ये कितने हैं,
ठीक है, सोल्जर फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, है ना, ये सारे, ठीक है, एग्जाम्पल इंसेक्ट के। न्यूट्रिशियस है, ठीक है, तो फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, प्रोवाइडिंग फैट, प्रोटीन, फाइबर, माइक्रो न्यूट्रेंट्स, तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे तो हेल्थी रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेस ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एनिमल प्रोटीन सोर्स। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई और एनिमल है, उसने भी उतनी अमाउंट में प्रोटीन पैदा करना है और इंसेक्ट ने भी, तो इंसेक्ट जो है वो यहाँ पे इनको कम फीड देनी पड़ेगी, कम एज कम्पेयर टू उस एनिमल को बहुत ज़्यादा फीड देनी पड़ती है, तब जाके प्रोटीन उतना आता है। तो इंसेक्ट जो है न्यूट्रिशियस प्रोटीन है। जैसे क्रिकेट्स है, 12 टाइम्स लेस फीड देन कैटल, मतलब कैटल को भी उतनी फीड दो और क्रिकेट जो है उसको 12 गुना कम फीड दो, सेम अमाउंट प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो ये होगी बातें। बायोपेस्टिसाइड क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि बायो है, मतलब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करना है। नॉर्मली हम इधर उधर ऐसे स्प्रे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे। ओके, इको फ्रेंडली है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, प्री के अंदर क्वेश्चन आ गया कि हम बायोपेस्टिसाइड किस किस को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, एक तो है बीटी, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया आपको याद रखना है। देन फंजाई है, वायरस है, प्रोटोजोआ, ये सारे यूज़ किए जा सकते हैं। फंगस है, देखो वायरस को भी यूज़ किया जा सकता है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, बोटेनिकल की बात करें, प्लांट्स के जैसे नीम एक्सट्रैक्ट वगैरह, ये तो आपने काफ़ी सुना भी होगा, तो यहाँ पे इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। हीरो रेट्स क्या है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, उसका स्पूटम लेते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि आप टीबी का टेस्ट करना है, तो उसका सैंपल लिया हमने, सैंपल लेके लैब वाले बोलते हैं कि भाई कल लाना, ठीक है, यहाँ इतने दिन बाद, आपने देखा होगा कुछ टेस्ट हैं 2-2 दिन लगा दिए, ठीक है, इतने पैसे दे दो, तो क्विकली मान लीजिए, अब ये तो हो गया कि आप गए वहाँ पे, है ना, कि आपने लैब के अंदर के भाई टेस्ट कर दो। अब सपोज करो आप गए नहीं, है ना, और यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे लोग हैं, लेट से कि 1000 लोग हैं, उनका सैंपल टेस्ट करना है कि किसी को टीबी तो नहीं है, ठीक है, बाकियों को भी हो सकता है फिर। तो अब 1000 सैंपल आपके पास आ गया, तो अब लैब वाला कितना टाइम लगाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहले फिल्टर करना चाहिए कि मान लीजिए 1000 के अंदर मान लीजिए 100 सैंपल मुझे लग रहे हैं कि इनके अंदर ज़्यादा चांसेस है, तो इनको जो है लैब के अंदर भेज दिए। अब ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए चूज़ किए गए एनिमल, कि एनिमल जो है वो यूज़ करेंगे, वो बताएंगे किसको टीबी है किसको नहीं। ऐसा ही है, एक जो है बेसिकली नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तंजानिया के अंदर, ठीक है, इन्होंने रैट्स को ट्रेन कर दिया। ऐसा नहीं कि रैट्स जो है लैब के अंदर ऐसे वो कर रहे हैं, है ना, उसके अंदर कि भाई उसमें मशीन में टेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसे थूको इसमें, ऐसा नहीं, ये अलग तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, देखो, रैट्स को पहले ट्रेंड किया जाता है। मान लीजिए नए नए छोटे छोटे रैट्स हैं, उनको जो ले गए, उनको पहले रिवॉर्ड सिस्टम होता है, ठीक है, रिवॉर्ड पनिशमेंट, कि उनको कोई टारगेट दिया जाता है इसको को, देन उसके हिसाब से जो है आपको रिवॉर्ड मिलता है, उनको खाना मिलता है, तो उनको फिर वो समझ आ जाती है क्या क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये सैंपल ले लेंगे सभी के, यहाँ पे सैंपल रख दिए छोटे छोटे, ठीक है, और इसको बोलेंगे आजा चूहे यहाँ पे इनको सूंघ। तो जहाँ पे वो थोड़ा सा ज़रा टाइम, अलग अलग स्ट्रेटजी है, जैसे मान लीजिए एक ये कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा टाइम इसने स्पेंड कर दिया, तो इनको शक हो जाएगा इसके अंदर क्या है, ये जो है टीबी वाला सैंपल है, इसमें टीबी होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली उनकी ट्रेनिंग पहले हो चुकी होती है, समझ रहे हो, तो ये है। तो अब यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो ये सैंपल हमने मान लीजिए 1000 सैंपल थे, 1000 में से क्या है, हमने जो है लेट से 200 सैंपल हमने निकाल लिए जहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया, तो पहली फिल्ट्रेशन होगी। अब 200 जो है उनको लैब के अंदर हम टेस्ट कर लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ये आइडेंटिफाई क्विकली करते हैं, 100 सैंपल टेस्टेड इन जस्ट 20 मिनट, मतलब आप लैब में कितना टाइम लगा रहे हो, या 20 मिनट में चूहे काम तमाम कर रहे हैं, ठीक है। इनको बोला गया, निक नेम क्या है, हीरो रैट्स। ओके, अब यूपीएससी बोलेगे कि किस किस को हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे और भी हैं, यहाँ डॉग है, डॉग को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्फैक्टरी सूंघने की शक्ति बहुत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्किंसन डिजीज़ वगैरह कुछ एग्जाम्पल है, एंड्स हैं, ठीक है, कैंसर डिटेक्शन के लिए। इसके अलावा क्या, हनी बी है, ठीक है, देन डिटेक्ट लंग कैंसर वगैरह। तो इसके अंदर भी अलग अलग जो है हम एनिमल को यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी से ग्रेविटी एनर्जी। देखो हम जो है एनर्जी को स्टोर करने की बात कर रहे हैं कि एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाए, तो अलग अलग हमने बैटरी और ये सारी चीज़ें बनाई, लेकिन केमिकल डाल दिए, उसमें केमिकल है, ठीक है, तो केमिकल बैटरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो केमिकल है तो उसका वेस्ट भी जाता है। तो हमें कुछ ऐसा मेथड ढूंढना है कि भाई जिससे ऐसा वेस्ट वगैरह कुछ ना हो, तो हमने इसलिए लेके आए ग्रेविटी बैटरी,
ठीक है, ग्रेविटी बैटरी का कैसे काम करती है, देखो मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है उसको हम घुमाते हैं, ठीक है, बचपन में आपने देखा होगा कि बैटरी या मोटर लगा दी है, मोटर को घुमाते हैं तो रिवर्स चार्ज करती है, ठीक है, वो छोटी छोटी जो हम प्रैक्टिकल करते थे। तो बेसिकली ये क्या है कि जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर में आपने डीजल डाला और वो घूम रहा है, जब घूम रहा है तो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली जो घूमने वाली चीज़ है, तो हम ये समझ गए, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हाँ ये ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो एक यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक वायर से एक बहुत बड़ा मास जो है ऐसे लटका दिया, ठीक है। जब हमारे पास एनर्जी है तो हम क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई, उसने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, जब ये घूमेगा तो ये मास जो है ऊपर चला जाएगा, ये मास देखो यहाँ पे हो गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको ऐसे ही हमने रहने दिया, तो मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी हमने इसको घुमा के ऊपर ले गए, बस इतना काम किया। जब ये हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की तो हम इसको अनवाइंड करेंगे, तो ये मास नीचे को जाएगा, नीचे जाएगा तो एक्सेल घूमेगा, जैसे जनरेटर की मैंने बात की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, उसको वाइंड ही करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपने घुमा दिया तो पत्थर ऊपर चला गया, उधर ही उसको ऐसे रख दो, जब चाहिए तो अनवाइंड करो, वो नीचे 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 जाएगा तो घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ये है ग्रेविटी एनर्जी। अब ग्रेविटी एनर्जी के अंदर मज़े तो बहुत है कि यार ये तो ठीक है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं है ना, लेकिन नुकसान भी है कि जैसे मान लो कि भाई आपको जगह बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए, ठीक है, ऐसे आप ऐसे नहीं स्टोर कर सकते, नॉर्मल बैटरी तो छोटी रहती है। तो देख लेते हैं बेनिफिट क्या है, हाई एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि इसके अंदर तो ऊपर लटका ही रहेगा, है ना, डिग्रेड कुछ नहीं, वैसा नहीं है। ग्रिड स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, एक्सेस है तो आपने स्टोर कर ली, जब आपको चाहिए तो आपने वापस ले ली। चैलेंजेस क्या है, एफिशिएंसी, एनर्जी इज लॉस, जब आप उसको घुमा भी रहे हो उस टाइम पे भी आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, राइट। साइट कंस्ट्रेंट, इतनी बड़ी जगह भी चाहिए, समझ रहे हो, अभी सोलर पैनल तो हमने छत पे लगा रहे हैं, तो इतनी बड़ी जगह भी हमें चाहिए तभी जाके पॉसिबल है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, कि आपको इतनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट की, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, वो एक नुकसान करती है, तो यहाँ पे कॉस्ट है, एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे देखो, अब आप मान लो आपने इसे ऊपर उड़ा दिया कोई आ गया खतरनाक दिमाग वाला, उसने यहाँ से काट के काम ही तमाम कर दिया है ना, पत्थर ही पूरा, वो मास ही नीचे करे, ले लो एनर्जी तुम्हारी, तो एक झटके के अंदर सारी उड़ जाएगी, ठीक है, फिर कुछ नहीं बचेगा ये है, शरारती दिमाग होते ही आपको पता है, राइट। चलो बायोटेक के अंदर यहाँ पे क्या है, ट्विग स्टैट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन हम इजी तरीके से इसको पढ़ना जानते हैं। चलो देखिए, पहले उसे समझो कि हमारा जो, अगर मान लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, लेट्स से कि ये इस तरह से हम इसको बना देते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का जैसे ऊन का गोला होता है, आप अनवाइंड करते हो क्या निकलता है, ऊन निकलती है और क्या है ना। सिमिलरली ये इसके अंदर समझो और भी बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन उनमें से एक है डीएनए। तो हमारा ये डीएनए आ गया, डीएनए के अंदर ना लगे होते हैं कोड, बेस जिनको बोलते हैं हम, जैसे मान लो ए लगा है, ए के साथ टी लगेगा, सी के साथ जी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया सी, सी के ऑपोजिट क्या लगेगा, जी लगेगा, टी लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, ए लगेगा, टी लगेगा, तो मतलब इस तरह से होता है। तो ये जो है किस सीक्वेंस में लगा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। अब ये पूरा डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जीनोम, ओके। अब इतना पोर्शन है, मान लीजिए ये हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ों के कोड है, मेरा आई कलर कैसे होगा, स्किन कलर कैसे होगा, हर एक चीज़ का कोड है, वो कोड कहाँ पे है, इतने पोर्शन में डीएनए की एक कोड है, इतने में मान लीजिए आई कलर है, ये स्किन कलर है, तो अलग अलग है, इनको बोलते हैं जीन। तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब ये क्या है कि मान लीजिए कि नॉर्मली मैं ये सीक्वेंस एक ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा सीक्वेंस है, ओके। अब ये सीक्वेंस है और उसमें इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट देन शुगर वगैरह भी सारी होती हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन हम इसको जो है ये समझते हैं कि ये एक बेस है, ए है, टी है, सी है, जी है, तो हमने ये एक सीक्वेंस निकाल लिया, ठीक है। अब ये सीक्वेंस के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है टी होना था, वहाँ पे जी हो गया, ठीक है, समझ लो, एक जो बेस है वो चेंज हो गया, ठीक है। बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है कि एक तो अपना ये बेस होगा, जैसे मान लो ए टी सी जी, प्लस शुगर होगी,
प्लस फॉस्फेट, तो इन तीनों से मिलता है, ठीक है, बनता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए टी की जगह जी हो गया तो हम बोलेंगे क्या सिंगल पॉइंट पे चेंज हो रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो मतलब सिंगल जो है, सिंगल जगह पे ये चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं एसएनपी। अब यहाँ पे मैं पॉपुलेशन को जो है वो देख सकता हूँ कि मान लीजिए कि कैसी पॉपुलेशन रिलेटेड है। जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे ए टी सी जी टी ए इस तरह से कुछ है, ठीक है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट्स से के वो ले लिया, क्या बोलते हैं, सपोज करो यूरोप के अंदर लिया, यूरोप की पॉपुलेशन का ये सीक्वेंस लिया, वहाँ पे जी की जगह था सी, ठीक है, सी आ गया, एसएनपी, ये क्या है एसएनपी, एक जगह पे चेंज। अब साउथ एशिया की पॉपुलेशन के अंदर लिया, वहाँ पे भी सी है, ठीक है। लेट्स से ईस्ट एशिया में लिया, ठीक है, वहाँ पे ए, वहाँ पे ए है, ओके। तो मुझे ये पता लगा कि जो एसएनपी है, मतलब जो चेंज है वो यूरोप और साउथ एशिया के अंदर सेम है, तो मैं बोलूँगा दे आर रिलेटेड, दे आर रिलेटेड। तो हम एंसेस्ट्री के कहाँ से आई ये पॉपुलेशन, मान लीजिए आज कोई पॉपुलेशन देखी इन्होंने, ठीक है, उसमें ए टी सी जी इस तरह से है। अब सपोज करो उसके अंदर क्या पढ़ा इन्होंने कि ए की जगह पे सी लगा हुआ है, ये एसएनपी क्या है, ए की जगह पे सी लगा है, दिस इज कॉल्ड एसएनपी, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब उन्होंने बोला ये एक चेंज है, मतलब एक जगह पे छोटी सी म्यूटेशन है। अब उन्होंने उसके पूर्वज जो है, ठीक है, उनको ट्रेस किया अफ्रीका के अंदर, इधर उधर सारा, वहाँ पे भी सेम जो चेंज आ रहा है, वहाँ पे भी ए है, ठीक है। तो सी की जगह वहाँ पे भी सॉरी ए की जगह वहाँ पे भी क्या है, ए की जगह इनके अंदर भी सी है। तो अब सेम टाइप की म्यूटेशन है, तो ये ट्रेवल की, तो मतलब ये इंसान जो है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अफ्रीका वाले जो है वो इसके एंसेस्टर है। तो बेसिकली आइडिया ये है, अगर मान लो एक पॉइंट पे चेंज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं एसएनपी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो एक्चुअल के अंदर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, टी होना चाहिए, टी होना चाहिए, लेकिन चेंज होके क्या हुआ, जी 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 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे ए लगा दो एंड यहाँ पे भी ए लगा दो, ठीक है, इसमें थोड़ी सी वो है। अब यहाँ पे देखो पहले के अंदर क्या है, पहला इंडिविजुअल जो है उसमें ए है जो सही है, कोई चेंज नहीं, दूसरे में भी टी है, कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। जो इंडिविजुअल 2 और 3 है इनके अंदर क्या हुआ, ये जो नीचे वाला जो चेंज है ये आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, चेंज वाला, यहाँ पे भी ए आ गया। तो ये दो है, इनके अंदर चेंज है। मैंने आपको बोला कि सपोज करो एक ही चेंज होता, उसको क्या बोलते हैं एसएनपी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा ग्रुप के ग्रुप यहाँ पे चेंज हो रहे हैं एक बड़े स्केल के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल एसएनपी। तो मतलब इनके अंदर क्या है, जी ए, ये तीनों चेंज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोटाइप। तो बेसिकली आइडिया कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, कि जैसे मान लो मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी 6 उंगलें, ठीक है, हम ढूंढेंगे कि इसके पूर्वज की भी 6 उंगलें किसकी किसकी, तो वहाँ पे जनरेशन शायद इसकी यही है, ठीक है। तो ये उस तरह से बेसिकली ट्रेस किया जाता है इंसेस्टर। तो यहाँ पे क्या हम डीएनए के लेवल के ऊपर कर रहे हैं। अगर एक चेंज है मान लीजिए आज किसी पॉपुलेशन में, और हमने देखा कि पुरानी पॉपुलेशन उसमें भी एक ही चेंज है, उसमें भी एक ही चेंज है, तो ये तीनों को हमने लिंक कर दिया कि यही उनके इंसेस्टर है। अब अगर एक पॉइंट पे चेंज है तो उसको एसएनपी बोलते हैं, अगर ज़्यादा पॉइंट पे चेंज है तो उसको हैप्लोटाइप बोलते हैं। ये दो तरीके हैं एंसेस्ट्री ढूंढने के। अब यहाँ पे देखो, जब मैं एक पॉइंट पे चेंज ढूंढ रहा हूँ तो इट मीन्स कि अगर मुझे पुराना डीएनए मिला वो पूरा कंस्ट्रक्टिव सही होना चाहिए, उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट तो ढूंढना है। तो इसलिए एसएनपी का नुकसान क्या हो गया कि अगर पूरा डीएनए आपको सही मिला नहीं तो फिर आपका गलती हो जाएगी। तो ये उसमें एसएनपी का नेगेटिव। हैप्लोटाइप थोड़ा सा ठीक है क्योंकि हम लार्ज ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ हैप्लोटाइप इज बेटर देन एसएनपी। अब यहाँ पे एक नई टेक्निक ढूंढी है इन्होंने, दैट इज ट्विग स्टैट, ठीक है, ट्विग स्टैट। ट्विग स्टैट के अंदर क्या है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन लेते हैं, हैप्लोटाइप प्लस एसएनपी, दोनों को लेके हम जो है तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंसेस्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये है, ये क्या, ये नया मेथड इन्होंने जो है रिसेंटली ढूंढा है, ओके। तो ये है बेसिकली, तो इसको देखो यूपीएससी क्या पूछ सकती है, ट्विग स्टैट सीन इन न्यूज़। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहा, तो अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा आइडिया आपको ये भी पता लग जाएगा कि एंसेस्टर वगैरह ढूंढने की वहाँ पे हमने डीएनए में पढ़ा था, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर डिटेल में पूछा तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ओके। चलो, बायो बैंक, देखो हर एक चीज़ को प्रिजर्व करना। आजकल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा फिल्म स्टार, ये वो सारे वो क्या करते हैं, अपना स्पर्म एग ये लैब के अंदर रखवा देते हैं,
ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एग की क्वालिटी जैसे फीमेल 35 प्लस है ना, धीरे धीरे डिक्रीज करती है, तो बच्चे फिर चांसेस कम हो जाते हैं। तो एग उनको लगता है कि पहले एग दे देंगे तो वो प्रिजर्व रहेंगे, तो जब हमें बच्चा चाहिए तो उसको बोलेंगे कि भाई मिला दो इन दोनों को। ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं वो कि जैसे मान लीजिए अभी कोई किसी की एज है 28 ईयर, ठीक है, अब उस फीमेल को लग रहा है कि भाई मैं एग जो है रखवा देती हूँ लैब के अंदर। ठीक है। अब एग उसने रखवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है कोई मेल है, मेल उसने भी अपना क्या किया, स्पर्म रखवा दिया। ठीक है। उसने भी लैब के अंदर रखवा दिया। अब उसको क्या कि उसको पता है 28 है, ठीक है, लेट से के 35 बाद उसको लगता है कि मुझे बच्चा भी चाहिए। ठीक है। तो फिर वो क्या करे कि यहाँ पे लैब के अंदर जहाँ पे रखा है क्रायो प्रिजर्वेशन, तो उसको बोलेगी भाई ठीक है मेरा एग तो पड़ा हुआ है। ये क्या करेंगे, लैब के अंदर जो है उसका पार्टनर जो भी इससे शादी होगी उसका एग और इसका स्पर्म जो है मिला देंगे और मिला के जो है इंसर्ट कर देंगे। तो बेसिकली क्या कि आप 35 एज के ऊपर यहाँ पे देखो, अगर नेचुरली करते तो एग की क्वालिटी थोड़ी कम होगी, है ना। अब एग पहले से रखा हुआ है तो एग की क्वालिटी बढ़िया है, तो ये काम करते हैं। अब ये जो जिसको रखते हैं ना, रखते हैं कि लैब के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा। लिक्विड नाइट्रोजन होती है -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। पहले लिक्विड नहीं होती, नॉर्मली तो गैस ही होती है। ठीक है। तो इतने लो टेम्परेचर पे इसको रखना है। क्या हम 80 डिग्री 90 डिग्री माइनस के अंदर वहाँ पे रख सकते हैं? रख सकते हैं कि, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये एक्टिविटी रहती है। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको कि मान लीजिए जो सेल के अंदर एंजाइम है वो थोड़े बहुत एक्टिव रह जाते हैं। ठीक है। क्योंकि सेल बहुत जो है एंजाइम जो है ये वेरी करते हैं। जैसे मान लो बुखार हो गया, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा, तो हमारे कुछ एंजाइम जो है एक्टिविटी जो है कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली टेम्परेचर, पीएच, इनके सेंसिटिव होते हैं एंजाइम। तो यहाँ पे अगर हम -196 डिग्री देखें तो ये इसके अंदर जो है सही टेम्परेचर है जिसपे हम चीज़ों को जो है रोक सकते हैं और वो उनको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा आजकल क्या है, वो स्टेम सेल भी ले लेते हैं कि आप बच्चे का जन्म हुआ तो पहले क्या आते थे, बधाई लेने आते थे। आजकल क्या है, वो स्टेम सेल लेने आते हैं, वो हॉस्पिटल में आ जाएंगे, आप रखवा लो। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चे का, जहाँ से जो है ना मदर से वो न्यूट्रिशन लेता है, वहाँ से जो है वो स्टेम सेल लेके निकल जाते हैं, वो रखते हैं फिर लैब के अंदर। वो कहते हैं फ्यूचर के अंदर स्टेम सेल, अगर आपको बच्चे को कुछ तकलीफ हुई और टेक्नोलॉजी आ गई कि आप स्टेम सेल से उस ऑर्गन को या उस चीज़ को रिकवर कर सकते हो, तो फिर हम आपको दे देंगे और साथ में तो, लेकिन आपसे पैसे लेते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है। हर महीने जब तक प्रिजर्व रखना है, राइट। तो ये भी तरीका है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट है, ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसीलिए जो है हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, राइट। कोई टॉक्सिक नहीं है इसमें। अब ये लिक्विड के अंदर ये काम करते हैं। तो अब ये तो काम मैंने आपको एक बताया। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है, वो आपने देखा होगा वनतारा। आपने क्या देखा होगा, किसी को दिखाई नहीं दिया, बट न्यूज़ तो सुनी हो वनतारा की, कई उसके अंदर ऐसे ऐसे एनिमल आ रहे हैं जो दुनिया में बहुत कम है। फ्यूचर के अंदर क्या है कि अब एनिमल मान लीजिए कोई एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उसका वो कहेंगे कि भाई इसका जीन दे दो हमें, क्योंकि जीन जो है, अभी आपने देखा डायर वॉल्फ वगैरह इन्होंने दोबारा तैयार किया है। अब यहाँ पे क्या है कि उनके जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उनका डीएनए? बिकॉज वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उनको दोबारा अगर लेके आना तो हम डीएनए से बनाएंगे। ठीक है। तो डीएनए की कॉस्ट बढ़ेगी और ये फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप उसको ऐसे समझ रहे हो कि इसका मन है खेलने के लिए जानवर के साथ, है ना, बड़ा वो जानवर प्रेमी है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारा जो है इनके जो बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहीं से शुरू होते हैं। ठीक है। तो ये फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ऐसा ही हमने एक बायो बैंक बनाया है। बायो बैंक कहाँ पे है? कंट्रीज फर्स्ट बायो बैंक। ठीक है। कहाँ पे? दार्जिलिंग जू। ठीक है। उसके अंदर बेसिकली जू के अंदर ही है, बनाया इसको। किसकी कोलैबोरेशन है? सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिजर्व सेल एंड टिश्यू सैंपल। ओके। तो ये है। एंड इसके अंदर और क्या है जो -196, ये 96, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। तो ये है। तो ये है कि भाई यहाँ पे भी वैसी कोशिश की जा रही है कि कुछ सैंपल जो है हम रख लें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैंने आपको बताया प्रायोरिटी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनका नंबर कम हो रहा है, ठीक है, उनको प्रिजर्व करना है ताकि उनको हम रिकवर कर पाए। क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या होता है, हमें लगता है कोई जानवर ही आया चलो लुप्त हो गया तो क्या, नहीं, ये पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। फूड चेन मतलब फूड वेब डिस्टर्ब, फूड वेब डिस्टर्ब तो एक एरिया पूरा खत्म हो सकता है। मतलब ये ऐसी कड़ियाँ हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। ठीक है। जैसे वो डोमिनो इफेक्ट नहीं होता, वो दिखाते हैं कि ऐसे एक को मारते हैं, डग 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 सारे उड़ जाते हैं, ऐसा ही काम होता है। ठीक है। हमने जीएम मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, जीएम मॉस्किटो को जो है मॉस्किटो को हटा देंगे, मॉस्किटो को हटाओगे, कुछ फिशेज हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट, लेजर्ड है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस है। तो मतलब इतना ईजी नहीं है। ठीक है।
ओके, इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। देखो आजकल आप कहते हो कि जैसे मान लीजिए कुछ सेम सेक्स वाले जो है वो शादी कर लेते हैं, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से, ठीक है, ये आपस में कि भाई ठीक है हम ये दोनों शादी कर ले। आपको लग रहा है यार इनके बच्चा कैसे होगा, ये पूरा इंतजाम उनके लिए भी है। मतलब आजकल लड़का लड़की की सारी शादी करता है जब, जो नॉर्मल होता है उसके अंदर कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही। लेकिन लड़का लड़के से करे, लड़की लड़की से करे, सेम सेक्स, तो उसमें बच्चा पैदा करके दे देंगे। क्या कमाल की टेक्निक है। चलो दिखाता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड एज इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि भाई स्पर्म है, एग है, ये दो चाहिए, ठीक है। मेल के अंदर के एक्स वाई, फीमेल के अंदर के एक्स एक्स, ठीक है, ये चाहिए हमें। अब ये क्या है, जर्म सेल। तो इससे क्या है कि भाई बच्चा पैदा होगा, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये है, हाफ ये है, ये मिलके टोटल कंप्लीट कर देते हैं, राइट। डिपेंड करता है एक्स एक्स से जुड़ेगा या वाई एक्स से जुड़ेगा, ये चलो बात की बात है। तो ये जो है बच्चा पैदा कर देते हैं। मतलब यहां से आपको लग रहा है कि यार ठीक है यहाँ पे फीमेल चाहिए और यहाँ पे मेल चाहिए, लेकिन ये क्या करें कि अगर मान लो दोनों मेल हैं तो क्या करेंगे, ये कहते हैं हम उसके सोमेटिक सेल लेंगे। सोमेटिक सेल का मतलब क्या है, सोमेटिक सेल ले लो, मान लो सोमेटिक सेल मतलब ये आपके स्किन सेल हो गया, ब्लड सेल, आपका स्पर्म एग को छोड़ के बाकी सारे, ठीक है, इनका मान लो सोमेटिक सेल ले लिया, ठीक है। अब इसको हम जर्म सेल बना देंगे, ठीक है, एक को बना देंगे एग और एक को बना देंगे स्पर्म, और ये दोनों को मिला के काम खत्म कर देंगे, उनका भी बच्चा होगा। समझ रहे हो। तो ये कलाकारी चल रही है। यहां पे देखो पहले क्या है कि जैसे मान लीजिए स्टेम सेल ले लिया, यहां पे स्टेम सेल ले लिया, स्टेम सेल लिया तो पहले एग बना दिया एक, दूसरे को स्पर्म बना दिया। अब जब एग, अब इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस को। एग और स्पर्म को मिलाएंगे, कहाँ पे, लैब में मिलाएंगे, ठीक है, और पार्क में थोड़ी मिलाएंगे, लैब में मिलाएंगे। लैब में मिलाओगे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, जिसका नाम आपने सुना होगा। IVF हो गया, उसके बाद क्या है, उसको थोड़ा सा ग्रो करके इन्फ्यूज कर देंगे फीमेल के अंदर, और ये देखो, ठीक है, ये साथ में नहीं आएगा, उसके मुंह में वो निप्पल सी है, ये अलग लेनी पड़ती है। ऐसा मत समझना कि इन विट्रो में ये साथ में बन जाती है, ठीक है। ये बच्चा दिखाया हुआ है ऐसा, ओके। अब यहाँ पे देखो इन विट्रो IVG और IVF में क्या फर्क है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे हम गमीट बना रहे हैं, हम स्पर्म बना रहे हैं, हम एग बना रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पर्म को एग से जो है लैब के अंदर मिलाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, यहाँ सोमेटिक सेल ले लिए, स्किन सेल वगैरह ये सारे। यहाँ पे नेचुरल जो गमीट है, स्पर्म और एग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें डिप्लॉयड सेल होते हैं, क्योंकि स्टेम सेल क्या है, डिप्लॉयड, 2n है। मैंने आपको बोला n उधर से आएंगे, n उधर से 2n बनेंगे, ये तो पहले 2n है तो इसको n के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये नेचुरली n होते हैं, ठीक है। तो ये है IVG और IVF, ओके। तो ये देखो कितनी आगे हम पहुंच चुके हैं। तो मतलब कहीं से भी बच्चा बाहर आ सकता है। ठीक है, कहीं से भी बच्चा बना सकते हो। कहते हैं कि आप स्टेम सेल, आप ब्लड सैंपल ले आओ, तो ये तो हमें लगता है कि ऐसे ही है, ओके। अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट्स, देखो ये कहते हैं कि भाई जो रिसर्चर्स ने रिसेंटली देखा कि ह्यूमन एंड माउस, इनके जीनोम जो है काफ़ी ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एक फैक्ट देखते हैं, कहता है 80 मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन, रैट, माइस, इनके अंदर जो है कॉमन ये शेयर करते थे जो एंसेस्टर को, ठीक है। अब ये है क्या कि मान लीजिए उस टाइम पे जब हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, कुछ DNA का पोर्शन जो है, जीनोम का पोर्शन मतलब पूरे का, वो हम तीनों में सेम था, ठीक है। आज भी उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा। दैट इज कॉल्ड एज UCE, अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट। इस सेगमेंट को जो है इवन टुडे जीनोम कंटेन्स क्लोज टू 500 सेगमेंट दैट रिमेन टोटली अनचेंज्ड। तब से लेके अब तक कुछ नहीं चेंज हुआ। दैट इज कॉल्ड एज UCE। तो यहाँ पे हमें टर्म पूछी जा सकते हैं, UCE, सीनी न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, उसके हिसाब से जो है आपको आंसर बस निकालना है, ठीक है। DNA नैनोराफ्ट क्या है, देखिए इसमें एक चीज है कि मैं ये कहता हूँ कि हमारी बॉडी का सेल है, जो सेल है उसके अंदर सामान जाता है, बाहर आता है, तो मतलब उसकी मेम्ब्रेन से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। अब ये ऐसा थोड़ी कि सेल पूरा क्लोज तो नहीं रहेगा, तो मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें अंदर जा रही है, कुछ बाहर आ रही है, ठीक है। लेकिन जब हमने सोमेटिक सेल बनाया, जब हमने सिंथेटिक सेल बनाया,
सिंथेटिक सेल। सिंथेटिक सेल के अंदर क्या है, बाहर तो आप कंट्रोल कर लोगे, कुछ चीज़ें अंदर चली कुछ बाहर, हम चाहते हैं बॉडी में जाए, लेकिन वहाँ पे जाके ये कुछ चीज़ें अंदर बाहर वो काम बंद कर देता है, इसकी परमेबिलिटी नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि ये बॉडी के अंदर जाए और वहाँ पे जाके नेचुरल सेल की तरह ही बिहेव करे, ठीक है, कि कुछ चीज़ें अंदर आए कुछ चीज़ें बाहर जाए। अब ऐसा हो नहीं रहा था, तो अभी हमने क्या किया, डीएनए नैनोराफ्ट बनाया। डीएनए नैनोराफ्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए सिंथेटिक सेल है, यही बना दिया, अब हमने इसमें मेडिसिन लोड कर दी। तो अब क्या है, इसके अंदर सिस्टम ऐसा है कि ये अपनी परमेबिलिटी बॉडी के अंदर जाकर चेंज करेगा, तो मतलब नेचुरल सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये है डीएनए नैनोराफ्ट। टाइनी फ्लैट असेंबली ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स दैट चेंज शेप इन द रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल। मतलब आपने सिंथेटिक सेल लिया, डीएनए नैनोराफ्ट वाला, बॉडी में डाल दिया, अब बॉडी में गया तो मान लीजिए कहीं पे जाके कोई केमिकल रिलीज होता है, कोई कैंसर सेल है या कुछ है, मैं चाहता हूँ वहीं पे जाके ये जो है सेल जो है मेडिसिन को रिलीज करे। मेडिसिन को बाहर कैसे जाएगी, इसका जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी होगी, वो अलाउ करेगी तभी जाएगी। तो अब मान लीजिए कैंसर सेल है, वहाँ पे कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, तो मैंने इसके अंदर वो सिस्टम डाल दिया कि ये केमिकल जहाँ पे मिलेगा तो तू बस इसको रिलीज कर देना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने मेडिसिन डाली, केमिकल वहाँ पर रिलीज हुआ, तो वो उस साइट के ऊपर जाके करेगा, है ना। दैट इज कॉल्ड एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, कि उस एरिया के अंदर हमने कर दी। जैसे हमने नैनो पार्टिकल के अंदर करते हैं कि भाई हमने नैनो कैप्सूल बना दिया, हमने नैनो स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें, ओके। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, ये क्या है, ये मेटा का प्रोजेक्ट है। वो कहता कि हम हर जगह एआई चलाएंगे, हम यूएस, इंडिया, साउथ अफ्रीका किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसने बोला कि हम सबसी केबल होगी, जिससे बेसिकली क्या है, हाई इंटरनेट जो है मिलेगा। फाइबर ऑप्टिक्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि उसमें क्या होता है, फाइबर है और जो लाइट है वो ऐसे ऐसे आगे आगे मूव करती है, ठीक है। यही है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। किसका है, किससे रिलेटेड है, इतना हमें बस पता होना चाहिए, ओके। आर्टिफिशियल सन, चाइना कहता है कि भाई हमने क्या बनाना है, न्यूक्लियर फ्यूजन। समझो, यहाँ पे रखता हूँ इसको। देखो जो स्टार के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन के आइसोटोप लेके एंड देन हीलियम फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक होगी बात। हम जो अर्थ के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमने अर्थ के ऊपर हमने बोला हमारे पास भी है, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है, हम यूरेनियम से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली क्या, रेडियो एक्टिव मटीरियल से, ठीक है। यहाँ पे क्या, वेस्ट भी जनरेट हो रहा है और एनर्जी भी इतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू फ्यूजन। हमने बोला यार ये वाला भी एनर्जी जनरेट कर रहा है, ये तो अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन यूज कर रहा है, हाइड्रोजन हमारे पास बहुत है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूरेनियम यूज कर रहे हैं, जिसका वेस्ट भी है, उसको बाद में मैनेज करना कैसे, उसके ऊपर पूरी डिबेट चलती है। तो हम हाइड्रोजन वाला यूज कर लेंगे, इसको चला लेते हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया ITER, उसके अंदर हमने बोला कि हम फ्यूजन के ऊपर काम करेंगे। बाकी कंट्री भी ले ली, इंडिया भी ले लिया, UPSC मेंस ने इसमें इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो ITR के अंदर हम काम करेंगे, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी सारी कंट्रीज, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाना है। फ्यूजन रिएक्टर के अंदर क्या दिक्कत है, देखो एक टर्म होती है टोकामक, जहाँ पे ये मेन काम होता है उसको टोकामक बोलते हैं। फ्यूजन में मेन इशू क्या है, फ्यूजन के अंदर क्या है, फ्यूजन ऐसे नहीं होगा कि ऐसे आए है ना, जैसे वो लेडीज मिलती हैं कि एक बार इधर से मिल लिया और एक इधर से, ऐसा नहीं कुछ भी होगा। फ्यूजन के अंदर क्या, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो उनको आपस में ऐसे रिपेल करेंगे, ईजी नहीं। तो यहाँ पे हमें एक तो चाहिए हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए, अदरवाइज दिक्कत है। आप सन में सोचो ना, सन में प्लाज्मा है, चार्ज्ड पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल कैसे है, मैंने सॉलिड को हीट किया लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट किया गैस बन गया, गैस को हीट किया चार्ज पार्टिकल, तो मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई। तो हमारा क्या है कि टेक्नोलॉजी तो चाहिए, पर हाई टेम्परेचर क्या हम मेंटेन कर सकते हैं एक चैम्बर के अंदर इतना ज़्यादा सन जैसा। तो चाइना कहता हम कर देंगे, ठीक है। और चाइना ने क्या किया, एक जगह पे जो सन से भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो है कुछ टाइम के लिए मेंटेन करके दिखाया। उसका नाम चाइना क्या रखा, आर्टिफिशियल सन। अब चाइना ने ये काम कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये डेफिनेटली उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि चाइना भी मेंबर है ITR का, और ये आर्टिफिशियल सन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ITR, ठीक है जी। ITR क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रांस में, 35 नेशन है, एंड देन इंडिया भी यहाँ पे है, ओके, चाइना भी है। सैटेलाइट बेस्ड टॉलिंग, गवर्नमेंट, अभी आपने देखा गवर्नमेंट कहते कि भाई आप ऐसा करो, कुछ ऐप स्टोर कर लो मोबाइल के अंदर, उसको डिलीट नहीं कर सकते, देन वो कहते हैं कि GPS हमेशा ऑन रहना चाहिए,
तो ये सारी गवर्नमेंट बेसिकली क्या हम आपका ध्यान रख पाएँ, आप कहाँ हो है ना? तो फिर क्योंकि आप गुम ना जाओ, बहुत प्रीशियस हो, 140-45 तो करोड़ हम हैं, हमारी कौन सी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इतने में से भी कोई इधर-उधर हो गया तो दिक्कत आती है, तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम आप जीपीएस लगा लो, ठीक है? अच्छा है, उनका भी ध्यान रखते हैं हमारा, इतना तो हमारे घर वाले नहीं रखते, ठीक है? उन्होंने नहीं मुझे कभी बोला कि भाई जीपीएस ऑन रखना है ना? लोकेशन लगा लेते, वो ऐसा बोलते ही नहीं, वो कहते गया है, आ ही जाएगा शाम तक। लेकिन गवर्नमेंट इतना ध्यान रखती है, मुझे यही तो चीज़ इंप्रेस करती है। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि जीपीएस से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, पहले ये कहा कि हम जो है आपके व्हीकल को ट्रैक करेंगे। अभी क्या होता है बेसिकली कि आप यहाँ से रोड के ऊपर जा रहे हो, यहाँ से गए और इधर आ जाते हैं, आपको पता है टोल वाले वो कहते हैं कि पैसे दो, तुम हमारी रोड पे चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम पैसे देते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि मान लीजिए कोई इधर से भी घुसा है, उसके भी उतने, कोई यहाँ से पूरी रोड पे चल रहा है, उसके भी उतने। गवर्नमेंट कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इसको छोड़ो, कहते हैं कि हम जीपीएस से, हम आप जो है इंटरनेट से जो है नेविगेशन से हम ट्रैक कर लेंगे कि आपकी गाड़ी के अंदर लगा होगा, आप कितने किलोमीटर उस रोड पे गए हो, उतने पैसे लग जाएंगे। अब यहाँ पे ये दिक्कत थी कि क्या हम उतने जो है सैटेलाइट सिस्टम बिल्ड कर पाएंगे। दूसरा ये था कि भाई प्राइवेसी का इशू आ गया, भाई आप तो हमें ट्रैक करो, कल को चोर के हाथ में लग गया, वो कहेगा यहाँ गया, वो तो हमें पीट देगा पकड़ के, तो फिर है ना, तो नुकसान हो सकता है, प्राइवेसी जो है वो रहेगी नहीं कि कौन कहाँ पे जा रहा है, क्विकली देखा कि ये इसकी गाड़ी इधर जा रही है, ठीक है? तो इसीलिए जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये काम वापस ले लिया। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। अब गवर्नमेंट ने एक नया लेके, गवर्नमेंट नया इन द सेंस कि गवर्नमेंट कहते हैं कि ANPR कर लो, फास्ट टैग सिस्टम है। कि जैसे अभी क्या होता है कि आप गाड़ी में जा रहे हो, आगे टोल है, टोल के अंदर क्या होता है कि भाई आपको रुकना पड़ेगा उतना टाइम जब तक वो बाहरी नहीं आती आपकी। यहाँ पे क्या है कि एक फास्ट टैग रीडर है और एक हाई पावर्ड कैमरा है, तो आप जैसे जा रहे हो तो आपको स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है, बस कैमरा अपने आप ट्रैक कर लेगा, आपके पैसे काट लेगा, बस ये फर्क है, ठीक है? यहाँ पे कोई टोल प्लाजा कुछ वो होगा नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि कुछ एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने इसको लगाया है, ओके? ब्लैक बॉक्स क्या है, एयर इंडिया क्रैश हुआ तो वहाँ पे ब्लैक बॉक्स काफ़ी चर्चा में हुआ। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए क्रैश हो गया, तो उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन के एक्चुअली वहाँ पे अंदर पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या इशू है, कैसे पता करें, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। वो कहते हैं कि एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स बेसिकली, कि उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन या काफ़ी सीक्रेट है, इस तरह से उसका नाम है। तो अब उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, दो चीज़ें होगी इसमें। मतलब एक फ्लाइट रिकॉर्डर है, कितनी ऊंचाई पे जहाज है, कितनी क्या है वो सारी। दूसरा होगा कि अंदर बातें क्या कर रहे हैं, वो होगी। ये दोनों रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं ब्लैक कलर का है, नहीं, ठीक है? ये चमकीले से कलर का होता है, ऑरेंज से कलर का। और अब ये डेलीकेट तो नहीं होने वाला, क्योंकि उधर मान लीजिए जहाज क्रैश हुआ तो ये टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए इसको ऐसा बनाया भी गया कि भाई ये सस्टेन कर जाए। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, इसका क्या है, 3400 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी की फोर्स है उससे 3400 टाइम भी ऐसे बजेगा तब भी इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है? दूसरा 1100 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर सस्टेन करेगा। इतना तो नोकिया का 3310 भी कर लेता है कुछ नई चीज़ बताओ, ठीक है? तो ये इसको रखा जाता है, राइट? तो ये रीजन के अंदर है, जो है ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है फ्लाइट का सब कुछ सामान, ओके? तो इसको बाद में ट्रेस किया जाता है कि क्या इसके अंदर आया क्या नहीं है। चलो, क्वांटम कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू, रिसेंटली हमने जो है क्वांटम कम्युनिकेशन के थ्रू एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश की मोर देन 1 किलोमीटर फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें। देखिए क्या होता है कि दो चीज़ें आपको बस, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? एक होता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब सिंपल है, वो कहता है कि अगर मान लीजिए क्वांटम क्या है, क्वांटम बेसिकली क्या है कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बातें कर रहे हैं, न्यूटन के लॉ लगते हैं, ये वो तो बड़ी चीज़ों पे लगते हैं, मैक्रो स्केल के ऊपर। लेकिन क्वांटम एक पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, वहाँ पे ये लॉ नहीं लगते न्यूटन वाले, वहाँ पे क्या है, क्वांटम के लॉ लगते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने फोटोन, जैसे लाइट का फोटोन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल, सब पार्टिकल है। तो अगर हमने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कॉइन है, कॉइन के अंदर एक साइड हेड होती है, एक साइड टेल होती है, तो आपने हवा में टॉस की, हेड टेल, नीचे आएगा तो एक रहेगा। सिमिलरली एक जो पार्टिकल है उसकी भी बहुत बड़ी स्पिन, बहुत ज़्यादा स्पिन होती है, अप होती है स्पिन, डाउन होती है, जैसे हेड टेल ऐसे समझो, साइडों में भी होती है लेकिन उसमें नहीं जाएंगे।
तो अगर मान लीजिए ये दो पार्टिकल जो आपस में लिंक्ड है, ठीक है, हमने क्या किया, एंटेंगल्ड पार्टिकल बनाए। एंटेंगल्ड पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास एक कॉइन है और एक आपके पास कॉइन है, मैंने टॉस की तो अगर इधर हेड है तो आपके वाले में टेल आएगा, अगर इधर टेल है तो आपके वाले में हेड आएगा। तो ये इट मीन्स कि दोनों लिंक्ड है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, टॉस करेंगे मेरे में भी हेड आएगा आप में भी, ये कोई श्योरिटी थोड़ी है कि मेरे में हेड आएगा आपके में टेल ही आएगा। वो तभी पॉसिबल है जैसे लिंक्ड है, जैसे जुड़वा मूवी थी, एक के थप्पड़ मारा दूसरे का मुंह लाल हो जाता था। तो यहाँ पे भी वैसे ही एंटेंगल्ड पार्टिकल चाहिए हमें, एंटेंगल्ड पार्टिकल मिलेंगे तो भी जाके ये जो है आपस में लिंक होंगे। ये वाली पोजीशन जिसमें अप और डाउन दोनों हैं, दिस इज कॉल्ड एज सुपर पोजीशन, सुपर पोजीशन, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए ये अप स्पिन हो गया और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन स्पिन। अगर ये डाउन स्पिन है तो ये क्या हो जाएगा, अप स्पिन। तो आपने बोला कि सर ये तो लिंक्ड है क्योंकि ये ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि आप चाहे दुनिया में किसी कोने में भी रख दो इसको, तब भी जाके दोनों लिंक्ड है, ठीक है। इसके ऊपर जो है काफ़ी हम डिटेल में क्रैश कोर्स में पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो बहुत ही लंबा काम हो जाएगा, तो क्योंकि हम यहाँ पे करंट अफेयर में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट इसको रखते हैं, तो इसी को लेके हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, जैसे मान लो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से ये एक पार्टिकल है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि बीच में कोई चोर उचक्का आ गया, उसने बोला कि मैं इन्फॉर्मेशन रिवील करूंगा, तो वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब जैसे इंटरेक्ट किया या तो ये अप स्पिन हो जाएगा या डाउन, जैसे हुआ इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड अगेन दोबारा, तो मतलब ये एक सिक्योरिटी का काम करता है, इसीलिए क्वांटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो हमने थोड़ा सा बताया, सॉरी कि मैं यहाँ पे पूरा वो बहुत ही 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो जाता उस क्लास में करता हूँ, है ना, तो मैंने कोशिश की है, लेकिन आपको मे भी समझ आया हो ना हो, पता नहीं मुझे, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये हमने कोशिश की है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। चलो गर्भिणी GA2, देखो अभी क्या होता है, आप डॉक्टर के पास, आप नहीं मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो डॉक्टर के पास आती है, वो कहती है कब आएगा बेबी, डॉक्टर बोलती है कि भाई अगले महीने, जैसे मान लो जनवरी 10 को आ जाएगा। अब जनवरी 10 को आ गया तो अब डिलीवरी होगी, तो अब उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं आगे पीछे हो गया, या पहले हो गया या बाद में, तो हमें एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती। एक्यूरेसी कम क्यों है, क्योंकि हमने गोरों के बच्चों के जो डेटा है उससे हमने अपने जो है जो स्कैन सॉफ्टवेयर ये सब कुछ बनाए हैं, तो मतलब उनके जो अंग्रेजों के बच्चे का ग्रोथ पैटर्न है उससे लेके हमने डेटा अपने एशियन बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं, तो उनके बच्चों का अलग ग्रोथ पैटर्न है, उसके हिसाब से डिलीवरी डेट ये सब कुछ होता है, तो अपने वाले के वो सेट नहीं बैठता। गोरे तो हमें वैसे ही पसंद नहीं है ना, जितना उन्होंने अत्याचार किया। तो फिर यहाँ पे क्या है कि अपने वाला होना चाहिए, अपने बच्चों का डेटा लो तो आप एग्जैक्ट डेट ज़्यादा बता सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ जाती है बेसिकली, कि इस डेट को होने के चांसेस हैं, तो उसको उसी को होने के मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी या मैं बोलूँ एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो हमने फिर अपना बनाया, ठीक है, उसका नाम है गर्भिणी 2। यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक इंस्टीट्यूट एंड IIT मद्रास, इन्होंने बनाया GA2, गर्भिणी GA2। तो आपको UPSC ये पूछ सकता है, फीटस की बेसिकली जो जेस्टेशनल एज है उसके ऊपर है, ठीक है, तो ये उसकी एक्यूरेसी बढ़ाएगा। तो ये है दोस्तों इसके अंदर काम, ठीक है। सो दिस इज ऑल। तो पार्ट 1 अपना हो गया, तो पार्ट 2 जो है नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास। सो आई होप, मैंने देखो कोशिश की है, पता क्या है कि जितना आपको बता पाऊँ, अदरवाइज 6 घंटे 7 घंटे का लेक्चर, उसमें फिर आपको भी नहीं मजा आएगा, मुझे भी नहीं, ठीक है। तो कोशिश की है कि करंट ही रखें, थोड़ा थोड़ा मैंने ज़रूर बेसिक बताया, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, कई बच्चे होते हैं ना कि उनको वो करंट रिलेट नहीं कर पाते बेसिक से, तो वो भी कर पाए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी अगर कोई दिक्कत है या कुछ भी है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। तो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।